दोस्तों स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB थर्ड ईयर सेम आपका फिफ्थ एक्ट आपका लैंड लॉ उत्तर प्रदेश, जिसे हम रेवेन्यू कोड भी बोलते हैं। रेवेन्यू कोड 2006 बोलते हैं। इसका जो कोड है 5004 है, कहीं पर ये 504 भी लिखा आता है। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर कोई स्टूडेंट उत्तर प्रदेश से नहीं है तो वो इस वीडियो को नहीं देखे, क्योंकि उनका समय बर्बाद होगा। दूसरी बात, अभी कुछ स्टूडेंट से उनका एसएमएस आया था कि सर मैं हरियाणा से हूँ और मैं स्टडी जो है लॉ की यूपी से कर रहा हूँ, या मैं बिहार से हूँ सर और सर मैं स्टडी यूपी से कर रहा हूँ। तो सर मैं बिहार का लॉ पढ़ूं या यूपी का? तो आप जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो आपको उसका लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो आप यूपी की यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो यूपी लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। जैसा कि आपको पता है मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आपको यह नंबर यहाँ दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे PDF नोट्स ले सकते हो। दूसरी बात, रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से हमारा एक व्हाट्सएप पर भी चैनल है, जहां पर आपको लॉ से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं तो एग्जाम से रिलेटेड, उसके बाद आपको और भी लॉ से रिलेटेड नॉलेज फुल वीडियोस अपडेट भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे फॉलो कर लीजिएगा और उस लिंक को अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनकी मदद हो सके। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन का जो नाम है वो है खतौनी। अब से पहले आपने देखा होगा जो मैंने वीडियोस कराई है। देखो, अगर आप क्रम से वीडियो देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप रुक बीच बीच में से काट काट के, या कभी कोई सी वीडियो कभी कोई वीडियो अगर आप ऐसे देखोगे स्किप कर करके, तो आपकी समझ में नहीं आने वाला है। तो आपको क्या है, एक क्रम से वीडियो को देखना है। तो हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो जो है, एक तो आपको खसरा करना पड़ेगा, एक नक्शा और एक अधिकार अभिलेख। ये अगर आप 3 वीडियोस देखोगे तब आपकी समझ में आएगा कि ये खतौनी क्या होता है। तो सबसे पहले आपको नक्शा, उसके बाद आपको खसरा, तीसरे नंबर पे अधिकार अभिलेख। ये आपको क्रम से याद करने पड़ेंगे। मैं इसने क्रम से बता दिया है 1 2 3। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारी बनती है खतौनी। ठीक है, अगर आप इन्हें क्रम से याद नहीं करते हो, ऐसे नक्शा नक्शा वाला क्वेश्चन देखना, दूसरा अपना खसरा वाला देखना, तीसरा अपना अधिकार अभिलेख वाला देखना, और फोर्थ नंबर पे अभी ये जो वीडियो आई है इस प्रकार क्रम से इन्हें देखना, 1 2 3 4। क्रम से नहीं देखते हो तो आपकी समझ में नहीं आने वाला है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि यहाँ से भी आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, खतौनी से आप क्या समझते हैं? इंग्लिश में भी इसे खतौनी को खतौनी ही कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। खतौनी यह शब्द उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में वर्णित किया गया है, किंतु संहिता में वार्षिक रजिस्टर नामक जो कागजात धारा 32 में वर्णित है वही खतौनी के नाम से जाना जाता है। ये जो खतौनी शब्द है ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में वर्णित किया गया है, मतलब इसके बारे में बताया गया है। किसमें? राजस्व संहिता। हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? यूपी, यानी उत्तर प्रदेश के राजस्व संहिता में खतौनी शब्द को एक्सप्लेन किया गया है। आगे चलते हैं। जो कागजात धारा 32 में वर्णित है, धारा 32 में क्या वर्णित आपका? धारा 32 में आपका अधिकार अभिलेख जो है वर्णित है। ठीक है, अधिकार अभिलेख क्या होता है? जब अभि लेखपाल प्रत्येक वर्ष में 3 बार खेती भूमि पर जाकर
वर्ष में 3 बार खेती भूमि पर जाकर रबी, जायद और खरीफ की तीनों की अलग अलग फसलों पर जाकर जो ब्यौरा वहां पर लिखता है, जाकर जो ब्यौरा लिखता है उसे खसरा कहते हैं। दूसरी बात, और ये फसल के बारे में लिख दिया। उसके बाद किस व्यक्ति के नाम पर खेत है जिसमें जो फसल है, कौन सा स्थान है, कब से वो भूमि कर रहा है, कब से। दूसरी बात, जिस भूमि पर वो खेती कर रहा है वो संक्रामय है या असंक्रामय, संक्रामय या असंक्रामय। ठीक है, ये सभी चीज अपने अधिकार अभिलेख में वर्णित करेगा। अब आप ये कहोगे कि सर चीजें हमारी समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैंने जैसा आपको बताया है, खसरा वो नक्शा, खसरा और अधिकार अभिलेख, जब इन वीडियो को आप क्रम से देखोगे तो ये चीजें आपको एक कहानी की तरह लगेंगी। ठीक है, लेखपाल क्या करता है खसरे में, एक साल में 3 बार प्रत्येक खेत पर जाता है और 3 फसल रबी, खरीफ और जायद तीनों की जो भी जांच पड़ताल होती है उस खसरे वाले कागज में लिखता है। अधिकार अभिलेख में उन सभी की डिटेल, किस व्यक्ति के नाम पर है, कितना गाटा है, कौन सा स्थान है, वो सभी प्रत्येक वर्ष, क्या है, प्रत्येक वर्ष इन तीनों की जो बायोडाटा बनता है, और उन तीनों वर्षों का जब, तीनों बार का जब एक कागज बनेगा उसको अधिकार अभिलेख कहते हैं। ठीक है, खसरा तीनों बार की जांच पड़ताल उसमें होगी, साल में जो 3 बार होती है, और जो तीनों बार का जो डाटा होगा जो एक जगह बनेगा उसे अधिकार अभिलेख कहते हैं। आगे चलते हैं, वही खतौनी के नाम से जाना जाता है। कौन क्या जाना जाता है, अधिकार अभिलेख। ठीक है, आगे चलते हैं, और ये अधिकार अभिलेख को ही फिर क्या कह देते हैं, खतौनी। अब बात करते हैं कि सर जब एक साल में जो 3 बायोडाटा होते हैं उसे लिखते हैं तो खसरा बन जाता है, और उन तीनों को जब एक जगह कागज पर लिखते हैं तो अधिकार अभिलेख कहलाने लगता है। तो सर फिर उसे खतौनी क्यों कहते हैं, खतौनी इसलिए कहते हैं, अब समझेंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से। 3 बार का वर्णन करने पर खेतों का या फसलों का बनता है खसरा। दूसरे नंबर पे, तीनों को एक जगह विवरण पत्रिका में लिखने पर बनता है अधिकार अभिलेख। ठीक है, एक साल में एक अधिकार लेख होगा, जब 6 अधिकार अभिलेख यानी कि 6 वर्ष के हो गए। एक वर्ष में एक अधिकार लेख बनता है तो 6 वर्ष में 6 अधिकार अभिलेख हो गए, और जब 6 वर्ष हो जाएंगे अधिकार अभिलेख लेख के तो उन 6 से मिलकर एक बनेगी खतौनी। अब आपको समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। वही खतौनी के नाम से जाना जाता है। यह अब प्रति 6 वर्ष के बाद परिवर्तित किया जाता है। इस अभिलेख में लगातार प्रत्येक 6 वर्ष तक जोतदार के बारे में लेखपाल द्वारा प्रविष्टियां अंकित की जाती रहती हैं। ठीक है, ये जो खतौनी होती है उसकी जब इसका जो निर्माण होता है, जब ये बनती है तो जो प्रत्येक वर्ष में क्या हो रहा है, किसके पास जमीन है, कौन खेती कर रहा है, लगान पे है, लोन पे है, क्या करा है, किसी को बेची है, खरीदी है, किसी के उत्तराधिकार में गई है, ये सभी डिटेल प्रत्येक वर्ष लिखी जाती हैं। और जब 6 वर्ष हो जाते हैं तो उसमें फिर खतौनी बना दी जाती है। यह यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त संहिता एवं सहपठित नियमावली 2016 के लागू किए जाने के पूर्व से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अधिकार अभिलेख नियमावली 2005 को प्रभावी कर दिया है।
ये जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो अधिनियम है 2016 वाला नियमावली जो थी, उससे पहले जो हमारी 2005 की थी उसको ही प्रभावी कर दिया है, तथा वर्तमान में प्रदेश की तहसीलों से जोतदारों को कंप्यूटरीकृत पट वार्षिक खतौनी निर्धारित शुल्क तहसील कार्यक्रम में जमा कराने पर अभी अविलंब प्राप्त की जा सकती है। इसका अर्थ क्या है कि ये जो हमारा 2005 का जो अधिनियम था, ठीक है, उसको 2016 में उसी के आधार पर लागू किया गया और उसमें बताया गया अगर किसी व्यक्ति को खतौनी चाहिए, यानी कि 6 वर्ष के बाद अगर कोई व्यक्ति देखना चाहे कि हमारी भूमि पर क्या बदलाव हुआ है, या जिस व्यक्ति ने कोई बदलाव किया है तो वो ये देखना चाहता है कि जो मैंने उसमें बदलाव किए हैं, या मैंने अपने पुत्र के नाम पर चढ़ाई है, या मैंने उसे बेच दिया है, या मैंने उसमें जो फसल का विवरण दिया था उसमें कम ज्यादा तो नहीं है, उस सभी का विवरण देखने के लिए अगर आप अपनी तहसील में, जो आपकी तहसील लगती है, वहां पर जाओगे तो सरकार आपको व्यवस्था कराती है आपकी खतौनी दिलाने की। खतौनी आपको तब मिलेगी जब आप सरकारी शुल्क जमा कर दोगे, 10-20 जो भी रुपए होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता है, 10-20-30 रुपए लास्ट, ठीक है। इससे ज्यादा इसका शुल्क नहीं होता। किसी किसी तहसील में 50 या 100 रुपए ले लेते हो, वो दूसरी बात है, नहीं तो इसका शुल्क 10 या 20-30 रुपए होता है। इसको जमा कराकर आप चंद मिनटों में आप अपनी खतौनी वहां से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। ये इसमें केवल 14 खाने होते हैं। 14 खाने में क्या क्या होता है? सबसे पहले जोतदार का नाम होता है, किसके नाम पर, मतलब जो जोत कर रहा है, ठीक है, पिता का नाम, जो जोत रहा है उसके पिता का नाम, और निवास स्थान, मतलब किस जगह की ये भूमि है, स्थान। कब्जा धारण की अवधि, मतलब कब्जा कब प्राप्त किया है, हो सकता है किसी की संतान के पास गई हो, या किसी ने खरीदी हो, किसी ने बेची हो, उसी हिसाब से ये पता करना है कि जिस भूमि का हम खतौनी बना रहे हैं या खतौनी प्राप्त की है उस पर किसका अधिकार है, ठीक है। वो सब चीजें लिखी जाएंगी। मालगुजारी आदि विवरण। मालगुजारी होता है कि मतलब किसी व्यक्ति ने उसे लगान पे तो नहीं दे रखा है, मतलब जो हम देते हैं जिन्स पे देना, या सरकार ने किसी कार्य से तो नहीं ले रखी है, या सरकार ने उसे पुनः वापस तो नहीं ले लिया है, ये सारी सारी चीजें वहां पे देखी जाती हैं। विवरण, और बहुत से व्यक्ति अपनी भूमि पर लोन भी ले लेते हैं, तो वो विवरण भी आपको वहां पर मिल जाता है। आपकी भूमि पर अगर कोई लोन बकाया है, लगान बकाया है, या अन्य प्रकार की कोई समस्या है आपकी भूमि से संबंधित, तो खतौनी निकालने पे आपको सब पता चल जाएगा। तो व्यक्ति जब भूमि खरीदते हैं या बेचते हैं तो सबसे पहले खतौनी निकालते हैं, उसी के आधार पर देखते हैं कि भूमि में चल क्या रहा है जब वो बिकती है। भाई हम कोई भूमि खरीदने जाएंगे, तो खेत खरीदने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, खेत की बात हो रही है, खतौनी देखेंगे। अब हम ऐसी भूमि को खरीद लें जिस पर पहले से लोन है, या उसमें कोई विवादित जमीन है, या वो सरकारी जमीन है, या कोई और प्रकार की है, तो हम क्या है, सबसे पहले खतौनी चेक करेंगे, और खतौनी से हमें सारी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। खतौनी में जोतदारों का वर्णन होता है कि वे क्या हैसियत से भूमि को धारण कर रहे रहते हैं, मतलब, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जिस व्यक्ति के नाम पर ये खतौनी चढ़ी हुई है वो किस अधिकार से भूमि को लिए बैठा है। वो उत्तराधिकार के आधार पर भूमि लिए बैठा है, या भाई भाइयों ने आपस में बंटवारा किए हुआ है, या कोई भूमि खरीदी हुई है, या सरकार के द्वारा प्राप्त की गई है, ठीक है। ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। वो संक्राम्य अधिकार वाला है, असंक्राम्य वाला है, असामी है, ये भी चीजें वहां पर लिखी रहेंगी, या सरकारी पट्टेदार है, ये सब वहां पर विवरण दिया गया होगा। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी भूमि में मकान आदि बना लिया है तब भी वह इसमें दर्ज रहेगा। और बहुत से लोग अपने खेतों में मकान बना लेते हैं, दुकान बना लेते हैं, या कोई फार्म ऐड कर देते हैं, तो वो सभी विवरण वहां पर लिखित होगा। बहुत से व्यक्ति डेयरी, कोई फार्म अपना खोल लेते हैं, तो वहां पर वो अंकित किया जाएगा। अगर आपने अपने खेत में ट्यूबवेल लगा रखी है, कुआं बना रखा है, या कोई कमरा बना रखा है, तो वो भी वहां पर विवरण के तौर पर लिखा जाएगा। जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन हो तो इस रजिस्टर में दाखिल खारिज प्रक्रिया में कब्जे का इंदराज किया जाता है। जैसे ही अगर कोई व्यक्ति किसी का नाम चेंज कराना चाहता है, मतलब अपनी भूमि किसी को ट्रांसफर करना चाहता है, या कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेचता है, तो इंदराज प्रक्रिया के द्वारा उसमें नाम का बदलाव किया जा सकता है। आगे चलते हैं।
आप कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक भाई थे, वो कह रहे थे कि सर आप क्वेश्चन को ना थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करा करो, टाइम बहुत कम रहता है और नेट खर्च हो जाता है हमारा। तो भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप नेट और डलवा लिया करो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया तो आपका बैक का जितने का फार्म भरेगा ना, वो आपकी कमर तोड़ देगा, इतने का आप नेट नहीं खर्च कर पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का। और आप परेशान ना हो, कोशिश करूँगा जल्दी से समझाने की, है ना। आगे चलते हैं। और आप कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। आगे चलते हैं। 60 वर्षीय खतौनी पूर्व खतौनी की मदद से निम्नलिखित प्रारूप में बनाई जाएगी। यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो 60 वर्षीय खतौनी है, जो हम 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के उपरांत या बाद लिख लो, जो हम खतौनी का निर्माण करते हैं, ठीक है, उससे पहले की खतौनी को देखकर हम उसमें बदलाव करते हैं, ठीक है। कि पहले खतौनी में क्या था भाई, जो हम पहले खतौनी होगी उसी के आधार पर ही तो बदलाव होगा। जैसे पहले खतौनी ए के नाम पर थी और अब वो उसका पुत्र है, या उसने किसी को बेची है, ठीक है, या वो बंटवारे में किसी के पास गई है, या सरकार का कोई उस पर हित है, तो उस प्रकार से सभी पहले पूर्व खतौनी को देखा जाएगा, या उस पर लोन है क्या नहीं है, उस पहली खतौनी के आधार पर जो बदलाव हैं उनको फिर उसमें ऐड कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होगा। खाता नंबर तो वही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरा, जोतदार का नाम चेंज हो सकता है, पिता का नाम चेंज हो सकता है और निवास स्थान चेंज हो सकता है। भूमि का नहीं, भूमि तो वहीं रहेगी, भूमि का कभी निवास स्थान चेंज नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, जो जोतदार है जिसके नाम पर भूमि है, वो कहाँ का निवासी है, हो सकता है वो ए गांव का व्यक्ति है लेकिन उसने बी गांव में जाके भूमि को खरीद लिया है, तो उसका स्थान भी वहां पे लिखा जाएगा कि ये किस गांव के व्यक्ति की भूमि है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा, जोतदारी प्रारंभ होने का वर्ष, मतलब इसमें जोतदारी कब से प्रारंभ हुई है, और या इस व्यक्ति ने जिसके नाम पर यह भूमि है, इसने इस भूमि पर जोत कब से प्रारंभ की है, ये सभी विवरण वहां पर दिए जाएंगे। चौथा है, खाते का प्रत्येक गाटा का खसरा नंबर। खसरा नंबर होता है कि ये किस नंबर की भूमि है, कौन से प्रकार की भूमि है, भूमियों के भी काफी प्रकार होते हैं, तो वो खसरे में वहां पर लिखे जाते हैं। 5th नंबर का पॉइंट है, खाता के प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल। गाटे होते हैं अलग अलग प्रकार के और उनका क्षेत्रफल वहां पे लिखा जाता है, बीघा है कितना नहीं है। 6 है, जोतदार द्वारा दे मालगुजारी या लगान। उस पर कोई लगान या मालगुजारी तो नहीं है, कोई बकाया तो नहीं है, या उसने चुका दी है, वो सभी विवरण वहां पर लिखे जाएंगे। या जिस व्यक्ति ने बेची है उस पर लगान था, अब वो किस पर ट्रांसफर हो गया है, जिसने खरीदी है उस पर ट्रांसफर हुआ है, या पहले व्यक्ति पर ही बना हुआ है, वो सभी विवरण वहां पर दिए जाएंगे। 7, खातेदारी का अंश। और 8 नंबर पे फसली, 9 पे फसली, 10 पे फसली, 11 फसली, 12, 13, ये सब फसली हैं, और 14 पर है आपका टिप्पणी। इसको अभी देखेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इन पे भी फसल के बारे में विवरण होता है, अभी आगे थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, उसे देख लेंगे। और लास्ट में होती है अंतिम टिप्पणी। आगे चलते हैं। परिवर्तन का आदेश देने वाला अधिकारी का पद, मतलब जो व्यक्ति खतौनी में 6 वर्ष के बाद जो परिवर्तन कराने के लिए आदेश देगा, जैसे कि हम पहले तो पूर्व खतौनी को देखेंगे, ठीक है। सपोज करो इस क्वेश्चन में मैं अपने 5 साल बाद कोई बदलाव करना चाहूं, तो मैं इस क्वेश्चन को पहले पढ़ूंगा और फिर जो नए जैसे रूल आए हैं हमारे, जैसे अब हमारा बीएनएस है, उसको समझो। बीएनएस क्या है, हमारे एक न्यू एक्ट आया है, उससे पहले क्या था हमारा सीआरपीसी। अब हम इस न्यू को जब पढ़ेंगे तो हम पुराने को भी देखेंगे कि पुराने में क्या था और नए में क्या बदलाव हुआ है। उसी प्रकार से तो मैंने आपके नोट्स बनाए हैं, तो इसी प्रकार से हम खतौनी को देखेंगे कि पहले क्या था और अब इसमें क्या बदलाव है, ठीक है। परिवर्तन का आदेश वाला अधिकारी का पद, और दूसरी बात जो इसमें परिवर्तन करा रहा है, अब किसने कराया है, ये बीजेपी सरकार में हुआ है,
तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो अधिकारी उसमें परिवर्तन करा रहा है या जिसके क्षेत्र अधिकार में वो आती है, उस अधिकारी और उसका पद का नाम लिखेंगे। ठीक है। आदेश का सारांश या आदेश संख्या और दिनांक सहित निर्वादित उत्तराधिकार के मामले में वह आदेश को लेखपाल खतौनी में अंकित करेगा। दूसरा, उस आदेश को लेखपाल जो है खतौनी में लिखेगा और जिसके नाम पर भूमि ट्रांसफर हो रही है उसके नाम पर उत्तराधिकार के रूप में लिख देगा। परंतु नक्शे में संशोधन का अधिकार केवल कलेक्टर द्वारा दिया जाएगा। लेकिन जो नक्शा होता है, नक्शे में संशोधन लेखपाल नहीं कर सकता है, वो सिर्फ विवरण ला के दे देगा कि सर इस भूमि को इस व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया गया है, इस प्रकार से यहाँ पर कोई रास्ता था, रास्ता चेंज हुआ है, मकान बना है या कोई फार्म बना है या किसी को दान की गई है, वो सिर्फ विवरण लाके, ठीक है, दे देगा। एक पोस्टमैन की तरह कार्य करेगा लेखपाल, और वो कलेक्टर को लाके दे देगा। उसमें बदलाव करना, उसे देखकर जांच पड़ताल फिर पुनः कौन करेगा? कलेक्टर, और उसमें तब फेर बदल करेगा। आगे चलते हैं। लेखपाल किसी सक्षम अधिकारी द्वारा खतौनी में परिवर्तन करके दिए गए आदेश को सम्मिलित करते हुए खतौनी में नई खतौनी तैयार करेगा। उसके बाद जो है लेखपाल के सक्षम अधिकारी द्वारा, जो एक तो लेखपाल होता है उसने सारा विवरण ला के दे दिया, लेकिन उसको एक बार पुनः चेक कराना, किसके द्वारा? कलेक्टर के द्वारा। और जो भी उसमें फेर बदल करना है, जो भी उतार चढ़ाव है, चेंजिंग जो है, उसमें आदेश दे देगा। ठीक है। और खतौनी में नई खतौनी तैयार करेगा। ऐसे परिवर्तन नई खतौनी में लाल पेन से लिखे जाएंगे। अगर जैसे पूर्व खतौनी के आधार पर अगर कोई नई खतौनी में बदलाव है, जो बदलाव हैं वो लाल स्याही से लिखे जाएंगे। लाल स्याही यानी लाल पेन से, ठीक है, लिखे जाएंगे। इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में जो परिवर्तन हो उसे प्रथम वर्ष में खाना 7 में दर्ज किया जाएगा। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि जो भी मतलब प्रथम वर्ष में जो बदलाव हुए हैं, जैसे कि हम 6 वर्ष बाद क्या बनाते हैं? 6 वर्ष के उपरांत बनाते हैं हम खतौनी। तो 6 वर्ष में जो प्रथम वर्ष था, प्रथम वर्ष में क्या बदलाव थे? अगर बदलाव हैं तो लिखे जाएंगे, अगर बदलाव नहीं है तो भी वहां पर जो पहले हैं अधिकार वही लिखे जाएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। वो कौन से खाने में लिखे जाएंगे? 7 नंबर के खाने में। द्वितीय वर्ष के परिवर्तन को खाता 8 में, तीसरे वर्ष में जो परिवर्तन के आदेश हों उन्हें खाता 9 में दर्ज किया जाएगा। चौथे वर्ष के परिवर्तन को खाना 10 में, पांचवें वर्ष में परिवर्तन को खाना 11 में और छठे वर्ष के परिवर्तन को खाना 12 में दर्ज किया जाए। ठीक है। उसी प्रकार से प्रथम वर्ष के परिवर्तन को 7 नंबर में और दूसरे को 8 नंबर में, तीसरे को 9 में, 4 को 10 में और 5 को 11 में और 6 वर्ष के जो है उसे 12। ये क्या है? हमारे खाता नंबर, और ये क्या है? हमारे वर्ष। ठीक है। इस प्रकार से उनमें फेरबदल होगा, ऐड किए जाएंगे। आगे चलते हैं। किसी पटवर्षीय नई खतौनी के प्रारंभ में 6 वर्ष तक खाता 1 से 6 तक में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है। आगे चलते हैं। यदि जोतदार ऐसी स्त्री है जिसे कि भूमि किसी पुरुष जोतदार से उत्तराधिकार में मिली है, हो सकता है किसी का पति खत्म हो गया हो सकता है किसी पति ने अपनी भूमि अपनी पत्नी के नाम पर ट्रांसफर करा दी हो, तो उस स्थिति में स्त्री जातीय जोतदार के नाम के पश्चात उत्तराधिकारी नाम लिखा जाएगा। तो उसमें स्त्री का जो विवरण है वो भरा जाएगा और उत्तराधिकार के रूप में पत्नी का नाम लिखा जाएगा। ये कंडीशन कब बन सकती है? कोई दान में दे दे या अपनी उत्तराधिकार के रूप में अपनी पत्नी को नियुक्त कर दे, या पति की मृत्यु हो जाए तो अपने पति के नाम पर भूमि आ जाए, तो इस आधार पर, या और भी कोई अन्य आधार हो सकते हैं, तो वहां पर पत्नी का विवरण दिया जाएगा। जब तक ऐसी स्त्री जोतदार है तब तक प्रत्येक खतौनी में उस उत्तराधिकार का नाम लिखा जाता रहेगा। आगे चलते हैं। खतौनी में परिवर्तन। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 32 स्पष्टता वर्णन करती है। कौन सी खतौनी में? खतौनी में
धारा 32 के द्वारा कब परिवर्तन होता है या विवरण दिया जाता है? धारा 32 के द्वारा, जब हम अपना अधिकार अभिलेख तैयार करते हैं तभी तो बदलाव होता है। पहले क्या होता है? खसरा, खसरे के बाद अधिकार अभिलेख, अधिकार अभिलेख के बाद हमारी खतौनी तैयार होती है। कलेक्टर के अधीन कार्यरत, ये थोड़ा सही कर दिया है, फ्लूट की वजह से दिख नहीं रहा था, दिख तो अब भी थोड़ा साफ नहीं रहा, लेकिन एडजस्ट कर लेना। तो इसको समझते हैं खतौनी में परिवर्तन। जब हम पूर्व खतौनी को देखकर हम दूसरी खतौनी बनाते हैं 6 वर्ष के बाद, तो उसमें कुछ पॉइंट होते हैं। धारा 32 कहती है कि उसमें विभिन्न प्रकार से परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। कलेक्टर के आदेश पर परिवर्तन कौन करता है? भाई लेखपाल ही तो करेगा। आदेश कौन देगा परिवर्तन करने का? भाई कलेक्टर ही तो देगा। तो यहां पर बोला है, जब तक कलेक्टर के अधीन कार्यरत परगना अधिकारी, तहसीलदार या निरीक्षण के आदेश के बिना कोई परिवर्तन या संव्यवहार इसमें अवलिखित नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी इसमें बात, अधिकार, संव्यवहार, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक चीज का एक अपवाद होता है। जब कोई व्यक्ति किसी पद पर जाकर बैठता है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो जो उसके अधिकार होते हैं उससे अलग उसको कुछ अपने निजी अधिकारों से को प्रदान किए जाते हैं कि आप अपने विवेक से या अपने अधिकार से ये कार्य कर सकते हो। जिस प्रकार से हमारा जो न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश वो न्याय किसके आधार पर देते हैं? विधि के आधार पर देते हैं। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे होते हैं न्यायाधीश को जो अपने विवेक के आधार पर दे सकते हैं। ये उनको क्या होती है? छूट होती है। कोई परिस्थिति ऐसी हो जहां पर विधि कार्य नहीं कर रही हो या वहां पे सस्पेंस पैदा हो, तब ऐसे केस में अपने विवेक के आधार पर भी निर्णय कौन दे देगा? न्यायाधीश। तो उसी प्रकार से यहां पर बोला है, हालांकि अधिकार लेखपाल को नहीं है, लेखपाल तभी कार्य करता है तब ऊपर से बड़े अधिकारी उसे ऑर्डर देते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में लेखपाल उसमें परिवर्तन कर सकता है। वो कौन सी परिस्थितियां देखते हैं। किंतु भू अभिलेख नियमावली के पैरा के धारा 153 के अंतर्गत लेखपाल अपने आप निम्नलिखित 2 मामलों में परिवर्तन करने के लिए अधिकृत है। अधिकार नहीं होता है। जिस प्रकार से न्यायाधीश को अधिकार होते हैं अपने विवेक पर, उसी प्रकार से इसे कुछ अधिकार दिए हैं कि आप अपनी मर्जी से इसमें परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन कौन से अधिकार हैं उसे देखते हैं। खेतों का विभाजन और एकीकरण। अगर किसी व्यक्ति ने किसी भूमि को बांट दिया है या बेच दिया है, ठीक है, तब आप उसमें कोई फेरबदल कर सकते हो, लिख सकते हो। या किसी व्यक्ति ने किसी दूसरी भूमि को खरीद लिया है उसी नाम पर, तो आप उसमें वहां पर वर्णन कर सकते हो और लिख सकते हो। उस बदलाव को आप कर सकते हो, इतना वहां पर दिया हुआ है। दूसरा, किसी अवयस्क की उम्र और उसके अभिभावक का नाम। खतौनी के खाना 2 में जब जोतदार 18 वर्ष से कम का हो तो जोतदार के नाम के साथ अवयस्क लिखा जाएगा और कोष्ठ में उसकी उम्र लिखी जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे खतौनी के वर्ष में बनती है 6 वर्ष में, लेकिन 6 वर्ष खतौनी बनने से पहले, खतौनी बनने से भाई 6 वर्ष पूरी होने के बाद बनेगी, लेकिन इन्हीं किन्हीं वर्षों में 1 2 3 4 5 6 इन्हीं किन्हीं वर्षों में अगर कोई अवयस्क बच्चे के नाम पर कोई भूमि ट्रांसफर करता है तो उस बच्चे का नाम और उसकी उम्र सब वहां पर वर्णित लेखपाल कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रामलाल अवयस्क 10 वर्ष, पुत्र प्रसादी तत्पश्चात तैयार होने वाली प्रत्येक खतौनी में 6 वर्ष की उम्र को छोड़ दिया जाएगा जब तक कि वह 18 वर्ष का ना हो जाए। इसके बाद वाली खतौनी में अवयस्क शब्द और उसकी उम्र एवं अभिभावक का नाम हटा दिया जाएगा। जब तक, सपोज करो जैसे 3 वर्ष, यहाँ पे तीसरे वर्ष में क्या है, पता चला कि इस व्यक्ति की जो उम्र है, ऐसे समझो, जिस तीसरे वर्ष में
अधिकार अभिलेख का निर्माण हो रहा था। ठीक है भाई, प्रत्येक वर्ष बनता है अधिकार अभिलेख। तो जब तीसरा वर्ष चल रहा था तब उस बच्चे की उम्र 16 वर्ष थी। कितनी थी? 16 वर्ष थी, या 14 वर्ष लो तुम आप, है ना, 14 वर्ष थी। अब इस व्यक्ति की उम्र को 18 वर्ष होने के लिए कितने साल चाहिए? 5 साल। और खतौनी बनने के लिए कितना समय चाहिए भाई? 3 वर्ष और चाहिए भाई। 3 और 3 6। 6 वर्ष के बाद क्या बनती है? खतौनी बनती है। और इसकी उम्र अभी पूरी होने में 4 या 5 वर्ष और बाकी हैं। तो ये जो छठी वाली, वो दूसरी वाली जो खतौनी बनेगी, उसमें भी उसे अवयस्क बता दिया जाएगा। और जैसे ही खतौनी आगे जाएगी, ठीक है, तो जैसे दूसरी खतौनी बनने के बाद जैसे प्रथम वर्ष अधिकार अभिलेख बनता है, फिर द्वितीय वर्ष अधिकार अभिलेख बनता है। ठीक है, तो अगर यहां पर द्वितीय वर्ष में अधिकार अभिलेख में उसकी अगर उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो यहां पर वो बदलाव कर देगा। उम्मीद करता हूं चीज समझ में आई होंगी। ये बात तो आपको पता है, अधिकार अभिलेख प्रत्येक वर्ष बनता है। ठीक है, अब सपोज करो किसी की उम्र 14 वर्ष है और वो तीसरे वर्ष में उसका पिता उसे उत्तराधिकारी बना देता है या उसके नाम पर भूमि कर देता है। तो लेखपाल जाके देखेगा कि भाई ये तो नाबालिग है, अवयस्क है और 14 वर्ष इसकी उम्र है। तो तीसरे वर्ष में उसकी उम्र लिखेगा कि नाबालिग है। जब 15 वर्ष का होगा तो चौथा अभिलेख अधिकार अभिलेख बनेगा, तो वहां पर भी अवयस्क लिखेगा। 16 वर्ष का होगा, 5वीं वर्ष का अभिलेख बनेगा, तो भी वहां पे नाबालिग लिखेगा। 17 वर्ष का जब लड़का होगा, छठी वर्ष का अधिकार अभिलेख बनेगा और उसके बाद क्या बनेगी? खतौनी। तब भी उसमें अवयस्क नाम लिखकर ही आगे बढ़ाएगा उस खतौनी को। जब वो 18 वर्ष में चल रहा होगा, भाई पूर्व खतौनी को देखकर ही तो दूसरी खतौनी बनती है। अब इस पहली खतौनी को देखेगा और बताएगा कि जब नई खतौनी बनेगी कि ये अवयस्क के नाम पर है, तो प्रथम वर्ष में भी अवयस्क लिख देगा। और जब वो व्यक्ति द्वितीय वर्ष की खतौनी बनाएगा, ठीक है, तो वहां पर वो अपनी तरफ से लिख देगा कि ये बालिग हो गया है और ये भूमि इसके नाम पर ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट करना, दोबारा से समझाने का प्रयास करूंगा। 2 बार समझाया है। ठीक है, ये खतौनी वाला जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश में भी इसी प्रकार से आएगा, खतौनी लिखा हुआ। ठीक है, इसकी कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, ये खतौनी को खतौनी ही लिखा आएगा इंग्लिश में भी। दूसरा, यह क्वेश्चन अक्सर आपका 20 नंबर और 10 नंबर में ज्यादा आता है, तो ध्यान से इसे करना। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, धन्यवाद। पीडीएफ नोट्स चाहिए, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो, खरीद सकते हो। और रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम के चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।